अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हुसैन लियाकत और बहुत सारी हलचल मची हुई है मोहसिन नकवी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के बाद। जब से वो चेयरमैन बने उसके बाद कभी वो बताते हैं कि ग्राउंड्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कराची का ग्राउंड शामिल है, जिसमें रावलपिंडी का ग्राउंड शामिल है और लाहौर का ग्राउंड शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे और वेन्यूज़ पर भी काम हो रहा है, जैसा कि फैसलाबाद में, शेखोपुरा में और गुजरांवाला में भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिलेक्शन कमेटी की, तो सिलेक्शन कमेटी में भी पहली दफ़ा आप देखेंगे कि सिलेक्शन कमेटी जो काम करेगी वो हेडलेस होगी, उसका कोई हेड नहीं होगा और 7 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, वो काम करेंगे, जिसमें मोहम्मद यूसुफ हैं, वहाब रियाज साबिक चीफ सिलेक्टर जो हैं वो अब सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे, उनके साथ अब्दुल रज़ाक होंगे, अब्दुल रज़ाक के साथ असद शफीक होंगे। फिर पहली दफ़ा ये भी हुआ कि टीम का जो कप्तान होगा वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा, फिर जो हेड कोच होगा वो भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलेंगी इस नए दौर में। इसके अलावा अगर बात की जाए नई सिलेक्शन कमेटी की, तो सरबराह के बगैर अब 7 लोग किस तरह किसी टीम को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से और इमाद वसीम के हवाले से, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है, किस गारंटी पे उन्होंने ये रिटायरमेंट वापस लिया, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आखिर में हम प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे उन 29 खिलाड़ियों को जिनको काकुल में भेजा जाएगा और ये कैंप कल से काकुल में स्टार्ट होगा। अगर मैं गेस्ट पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा नाम बताता चलूँ तो 29 खिलाड़ियों में सबसे पहले बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, हसीबुल्लाह, साहिबजादा फरहान, सऊद शकील, उस्मान खान जो कि पहले यूएई की तरफ से खेलते थे, अभी उनका उधर टेन्योर ख़त्म पूरा नहीं हुआ था, तो अब वो वापस पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे और अपना जो वो ओवरसीज़ का उनके साथ टैग लगा होता है उसको भी ख़त्म करेंगे। फिर मोहम्मद हारिस हैं, सलमान आगा, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान नियाजी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज़, महरान मुमताज़, इब्रार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद आमिर। इस तमाम तर इशू के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब के आते ही एक हलचल हमें देखने को मिल रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्या कुछ काम होगा भी या नहीं? क्योंकि कहने को तो मोहसिन नकवी साहब एक बड़े पावरफुल पीसीबी चेयरमैन है, जो कि बर वक्त पीसीबी के एक ही वक्त पे पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और उसी वक्त पे वो वजीर दाखिला भी हैं। देखिए, जब भी कोई नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आते हैं हसनैन, आपने देखा होगा यार कि हलचल तो आती है। वो एकदम से आने के बाद कुछ ना कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे इकदाम वो लेते हैं कि जिससे एक एहसास हो कि देखें चेयरमैन नए आ गए। हर दफा हमने देखा है, इन्होंने भी आने के बाद ऐसे ही किया। लेकिन अगर मैं बाकी चेयरमैन की बात करूं तो देखिए, कोई गैर पावरफुल शख्सियत तो आती नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। या तो कोई नवाज शरीफ साहब के करीब होते हैं, वो आते हैं, जरदारी साहब के करीब होते हैं, वो आते हैं, इमरान खान साहब के करीब होते हैं, वो आते हैं। जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं उन्हीं में से जो मंजूर नजर शख्सियत होती है उनका तकर्रुर किया जाता है। मोहसिन नकवी साहब की अब हो सकता है कि वो पीछे सियासी तौर पे मजबूत भी हो, लेकिन कोई सियासी तकर्रुरी नहीं हुई है उनकी। किसी सियासी जमात ने उनकी हिमायत नहीं की है या किसी सियासी जमात की हिमायत के तहत वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए तो उनका तकर्रुर कर दिया उन्होंने। सॉरी, ऐसा नहीं हुआ। ये स्ट्रांग आदमी है और इनके क्रेडेंशियल्स बड़े स्ट्रांग दिखाई देते हैं। वैसे भी जब वजीर आला पंजाब की हैसियत से वो काम कर रहे थे तो निगरां वजीर आला की हैसियत से भी वो खासे स्ट्रांग दिखाई दिए। कई जगहों पे उन्होंने जो डिसीजन लिए थे वो बहुत स्ट्रांग डिसीजन थे और उनकी स्पीड की सब तारीफें करते हैं, रफ्तार की सब तारीफें करते हैं कि बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। इसके बावजूद कि वो वफाकी वजीर दाखिला का ओहदा रखते हैं, मुशीर दाखिला हैं और जिस तरीके की अभी अमनो अमान की सूरत हाल रही, इसके बावजूद उन्होंने वहाँ जो इकदाम लिए, जो स्टेटमेंट लिया कि वो दहशतगर्दों से बहुत खुल के निपटेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं, तो एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान क्रिकेट में भी जो है वो कुछ ऐसे काम करते हुए दिखाई दिए हैं कि जो उनकी पहली स्पीच थी आपने सुनी होगी, जब तमाम क्रिकेटर्स को बिठा के उन्होंने खास तौर पे ग्रुपिंग पे बड़ा फोकस किया था कि मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा और दूसरी चीज के जो पैसे के पीछे भागेगा मैं उसको भी आड़े हाथों लूंगा, उसके सामने भी खड़ा हुआ। तो पैगाम उन्होंने बड़े तगड़े दिए थे। फिर हारिस रऊफ को
एक वक्त में उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, फिर वो एक दिन पहले ही बहाल हुआ है। कुछ इक़दामात उन्होंने ऐसे जरूर लिए थे, कुछ पैगाम ऐसे दिए थे जिस पर आप और मैं बहुत बातें कर रहे थे और उसका कोई हल और सद्भाव दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब आने के बाद उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनाई है। सिलेक्शन कमेटी में अगर आप देखते हैं तो 4 बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए। कोई भी ऐसा नाम नहीं है कि जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, सभी टेस्ट क्रिकेटर हैं और बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। उनमें फिर कप्तान और कोच को भी उन्होंने जो है वो इख्तियार दिया है कि आप भी जनाब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, फिर एक एनालिस्ट भी हिस्सा होंगे। जाहिर है वो तमाम चीजों का जायजा रख के सिलेक्शन कमेटी के सामने रखेंगे तमाम चीजें। अब देखना ये है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है विदाउट चेयरमैन, देखिए अनऑफिशियली एक बात तो तय है कि जितने करीब वहाब रियाज है, चाहे ऐलान हो ना हो, चेयरमैन वही होंगे। बिल्कुल तो मेन करीबी राय उनकी होगी मोहसिन नकवी साहब के लिए, शायद बाकी 3 की ना हो। लेकिन उन्होंने सबको रिस्पेक्ट दी, सबको इक्वल करार दिया। देखिए ना, मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज की दोनों बड़े प्लेयर हैं, लेकिन यूसुफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। यूसुफ हमारे लेजेंड अगर मैं अब्दुल रजाक की बात करूं, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है उन्होंने। असद शफीक के जो टेस्ट मैचेस है वो आप देखें, वहां ने कोई छोटी क्रिकेट नहीं खेली, वहां ने बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से। तो 4 बड़े नाम जो मैं कह रहा हूँ, उनमें ये बड़ा मुश्किल हो जाता कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी किसको लगाएं, बड़ा मुश्किल काम था। तो ये एक बड़ा अच्छा दानिशमंदाना फैसला है कि ऑन पेपर कोई चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन मोहसिन नकवी ही है और जो सिलेक्शन कमेटी है वो पूरी जवाबदेह है। मैंने आपको बताया कि इंटरनली जितने स्ट्रांग वहाब रियाज होंगे इतने तो कोई भी नहीं होगा। तो चेयरमैन का तकर्रुर ना करना ये पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है। इसके क्या नताइज सामने आते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन काकुल में कैंप देखें, उनकी नजरें जरा आप क्रिकेट पे देखें कि हफीज ने ये बात कही थी एक चैनल पे कि पिछले कुछ माह से तो जो है वो खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। वहां से उनके दिमाग में थी बात और उन्होंने जो है वो फिटनेस टेस्ट को सबसे पहले लाजिमुल मलजूम करार दिया। अच्छा नसीम भाई, ये जो 2 तकर्री हुई हैं, बड़ी तकर्री कह गया हूँ, वापसी हुई है। आप देखिए ना, रिटायरमेंट ली है वापस 4 साल बाद मोहम्मद आमिर ने, और तकरीबन हाल ही में रिटायर होने वाले इमाद वसीम भी वापस आ गए। इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है, दोनों बहुत जरूरत है पाकिस्तान की। आमिर ने जितनी जबरदस्त बॉलिंग की है, जो उनका एक्सपीरियंस है, और अम्माद ने जो परफॉर्म किया है, ये क्यों गए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से? ये गए थे एहतजाज करते हुए। ये इन्होंने रिटायरमेंट ली थी एहतजाज करते हुए कि उस वक्त की मैनेजमेंट का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं था। ये इस वजह से गए थे, दोनों छोड़ के गए थे। अब इनके बारे में मुख्तलिफ बातें आप मीडिया में पढ़ रहे होंगे। कोई कहता है इमरान इंग्लैंड की नेशनलिटी, आमिर इंग्लैंड की नेशनलिटी लेना चाहते थे, वो उस चक्कर में लगे हुए थे, तो अम्माद वसीम की नजर में लीक थी। देखिए, अगर आप दोनों को देखें तो दोनों अब ये क्रिकेटर का हक है, उसकी लाइफ है कितनी, आप मुझे बताएं। कोई बहुत बड़ी लाइफ नहीं होती उस क्रिकेटर की। अगर अम्माद वसीम को पाकिस्तान उस तरीके से उन नजरों से नहीं देख रहा था या आमिर को नहीं देख रहा था, वो सारी दुनिया की लीग्स पे फोकस किए हुए थे और उस जरिए वो खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। और दोनों जरूरत है। आमिर ने जो गेंदें की है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, वो कमाल बॉलिंग की है। आमिर मकसद है कि कभी ऐसा लग रहा था कि शायद आमिर तो अब खत्म हो गए, लेकिन आमिर ने जो गेंदें की है, जो उनका एक्सपीरियंस दिखाई दिया, वो लाजवाब था। और ये मेरे ख्याल है कि शहनशाह अफरीदी हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्हें भी लर्न करने का मौका होगा आमिर की मौजूदगी में कि अब तजुर्बे से कैसे बॉल होती है। और इसमें मैं आपको क्रेडिट शहनशाह अफरीदी को बहुत जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये क्रेडिट जहां और लोगों को जा रहा है, लेकिन सबसे पहला क्रेडिट अगर किसी को जाएगा तो वो जाएगा शहनशाह अफरीदी को, जिन्होंने IL T20 के दरमियान आमिर और वो एक ही टीम से खेल रहे थे, वहां उन्होंने आमिर से बात की कि आपने अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी है, आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद, क्योंकि वो T20 टीम के कप्तान थे, गो क्या वो रहते हैं या नहीं रहते, मेरा ख्याल है उनको रहना चाहिए, कोई वजह ही नहीं। लेकिन वो नसीम भाई, मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है इसमें, वो भी शामिल कर लीजिएगा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से, क्योंकि टीम के अंदर उनकी फुटिंग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। हारिस रऊफ भी उस तरह फिट नहीं थे, जमान खान भी फिट नहीं थे, बाबर का मुंह एक तरफ था, रिजवान का मुंह एक तरफ था। तो कहीं ना कहीं इनको मना के लाने में उनकी अपनी फुटिंग्स भी तो स्ट्रांग होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अब उन्होंने किसी भी वजह से किया हो, लेकिन देखिए उससे पहले वो कप्तान तो नहीं थे जब आमिर और इमाद बाहर थे। वो जब कप्तान बने तो 5 मैच ही तो उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से खेले। आप एक किसी को 4 साल का मौका दें, किसी को 5 साल का मौका दें, और किसी को क्या 4 मैचों का मौका देंगे कप्तानी का? ये तो नाइंसाफी वाली बात है। और अगर उन्होंने अपनी फुटिंग्स को
देखिए, हमारे यहाँ पर जो ग्रुप बना है, तारीख बताती है। एक वक्त में वो बहुत स्ट्रांग था, हल्फ भी उठे, उसके बाद वही ग्रुप फिर तितर बितर भी हुआ है। जो अभी वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाबर आजम अफगानिस्तान के मैच के बाद बेबस थे, आंखों में आंसू थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो वहां पे क्या बोले। वो यही कह रहे थे कि ग्राउंड में अगर फील्डर एफर्ट नहीं करेंगे, खिलाड़ी एफर्ट नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे। तो वहां पे पता चल गया था कि अब ग्रुप की क्या नौयत है। अब शहनशाह अफरीदी ने अगर ये कोशिश की है इनको लेकर आए, ये पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं, दोनों कोई बाहर के नहीं है। देखिए, अगर आमिर इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नसीम शाह पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर है, इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। नसीम शाह ने जितना इम्प्रूव किया और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों जानिब उनका नया गेम स्विंग हो रहा है। शहनशाह अफरीदी इंजरी के बाद से वो शहनशाह अफरीदी नहीं रहे जो शहनशाह अफरीदी को हम पहले देखते थे। लेकिन शहनशाह अफरीदी इस वक्त भी दुनिया के, अगर मैं बात करूं तो 5-6 जो टॉप बॉलर दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के 5-6 बॉलर्स में शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनका ग्राफ नीचे हो गया। आमिर के आने के बाद इनकी बॉलिंग को तकवीयत मिलेगी। अब ये शहनशाह अफरीदी का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि एक जानिब लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ भी बैठे होंगे जो जिन्होंने बहुत खिदमत की है पाकिस्तान क्रिकेट की, और डेथ ओवर्स के बहुत जबरदस्त बॉलर थे। अब से 1-1.5 साल पहले उन्होंने बहुत पाकिस्तान की फतवात में रोल प्ले किया। लेकिन जो कोहली ने मारा हारिस रऊफ को, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में, उसके बाद से हारिस रऊफ का ग्राफ नीचे आया। उस एक्सीडेंट के बाद हारिस रऊफ नजर नहीं आए। नसीम भाई, आपकी खबरें क्या कहती हैं? आप अरसा 30 साल से सहाफत की दुनिया में, मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को किस गारंटी पे टीम में लाया गया? क्या वर्ल्ड कप की गारंटी दी गई, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे की गारंटी दी गई, गारंटी क्या दी गई? क्योंकि अप्रोच से इससे पहले भी बहुत सारे बोर्ड ने इन दोनों को किया। देखिए, इससे पहले अप्रोच उस तरीके से किसी ने भी नहीं किया क्योंकि आपके खिलाड़ी नहीं चाहते थे। ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूँ। वो क्रिकेट बोर्ड उनके सामने बेबस था। मोहसिन नकवी खिलाड़ियों के सामने बेबस दिखाई नहीं दिए, जो सबसे अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये कि गारंटी किस बात की, आप मुझे बताएं। आप पाकिस्तान से खेलने के लिए आ रहे हैं यार, ये इट्सेल्फ इससे बड़ा ऑनर और क्या होगा। कौन गारंटी क्या मांगेगा? गारंटी क्या मांगते हैं? देखिए, गारंटी ये मांगते हैं कि मेरे साथ सलूक गलत ना हो, मेरे साथ रवैया दोबारा गलत ना हो। अम्माद वसीम ने बहुत क्लियर कहा, उनको तो इतलात ये कि टॉप कैटेगरी में लेके आ रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि क्योंकि उनकी कमिटमेंट लीग्स की ज्यादा है इसलिए वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते। लेकिन मेरी नजर में ये बहुत गलत है। इस वजह से गलत है इसलिए क्योंकि ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज अगर आप अम्माद वसीम को ये लीनियंट मौका देंगे, देखिए अम्माद वसीम की अब तक के जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे पूछ लेंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट है और वहां लॉक करें कि भाई आपकी कमिटमेंट थी, ठीक है, यहाँ लॉक है। ऐसा ना हो कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस वजह से ना लें, जो दुनिया के और खिलाड़ी जो है वो पर तोल रहे हैं कि लीग में पैसा बहुत ज्यादा है। यहाँ उनसे बात करने के बाद कि भाई ठीक है, आपने अगली 2 लीग का कॉन्ट्रैक्ट किया या 3 का किया है, आपको अलाउ करते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें। कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ निगोशिएट करके जरूर दे, और यही आमिर के साथ भी होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई कल बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी और बाकी खिलाड़ी भी कह रहे होंगे हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें, हम जो है वो लीग खेलने के लिए कमा लेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आ जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी अथॉरिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। हो सकता है कि अम्माद वसीम और आमिर का केस ऐसा है कि जो जून में वर्ल्ड कप होगा उस वक्त तक इनको देखा जा रहा हो, उसके बाद जाहिर है इन्होंने जो नेक्स्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो जून के बाद ही देना है। तो अब जून में टाइम कितना नसीम भाई, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी है ना कि आप ये बहुत सारे हल्के ये भी कह रहे हैं कि आप रिटायरमेंट ले लें और जब वर्ल्ड कप आए तो उसमें आप रिटायरमेंट वापस ले लें और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल लें, और बाकी खिलाड़ियों के लिए भी प्रेसिडेंट आप इसी तरह का सेट कर रहे हैं। यही बिल्कुल मैंने यही बात कही हसन भाई, यही करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जहां इनको लेकर आए वहां पे पाबंद जहां और है इनको भी करे। ये कोई अगर वापस आए तो इसका मकसद ये थोड़ी है कि ये जो है वो हीरे और जवाहरात जो है वो लगा के वापस आए। ये भी वही है जो बाकी खिलाड़ी हैं। आपके मुल्क से पहले ये खेला करते थे, अब भी खेल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आमिर वापस आए। आमिर ने, जिसको क्रिकेट की समझ होगी, आमिर ने जो बॉलिंग की है, जो उनका एक्सपीरियंस दिखाई दिया था, उनके स्लोअर वन, स्लोअर फास्ट बॉलर, जहां बैट्समैन हिल रहा है वहां उसको फॉलो करना, ये तमाम चीजें वक्त और एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। और वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में जिस तरह की पिचेज होंगी, आमिर बहुत इफेक्टिव साबित होंगे। इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इन दोनों को। देखें, अगर आप ये जो बातें कर रहे हैं ना हसनैन के कप्तान बदल देंगे, कप्तान बाबर आजम आ जाएंगे, बाबर आजम और आमिर कभी भी एक पेज पे नहीं रहे।
ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद नहीं होगा, नुकसानदेह होगा। ये मैं आपको अभी लेकिन जिस बिल्कुल तरह के क्लियर बता रहा हूं। इंडिकेशंस नसीम भाई मुझे मिल रहे हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मुझे तो यही लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बरकरार रहेंगे। ये सिर्फ एक ख्वाहिशात ही हैं कि बाबर वापस आ जाएंगे। रिजवान की भी मुझे ख्वाहिशात ही लग रही हैं। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह आमिर को या इमाद को वापस लेके आए, तो वो कप्तानी भी उन्हीं के पास रहेगी। उनको हटाना नहीं चाहिए। कोई शादाब का भी नाम ले रहा है, कोई कोई और नाम ले रहा है, कोई कोई और नाम ले रहा है। अरे भाई, आपने क्या ये क्या म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो कि वो उठा था नहीं बैठ सका तो फिर चलो भाई चलो तुम अब बढ़ जाओगे कप्तान। भाई ये पाकिस्तान टीम का कप्तान है। ये पाकिस्तान टीम के कप्तान की अपनी एक रेस्पेक्ट। आपने बाबर को कितना टाइम दिया है? सरफराज जब कप्तान हटे तो आपने 4-5 साल का वक्त दिया बाबर आजम को एज ए लीडर दिया। तो शहनशाह अफरीदी के लिए क्या सिर्फ 4 मैच है, 5 मैच है? ये तो मकसद है कि सारी दुनिया हंसेगी हम पर कि हम किस अंदाज से सोच रहे हैं। और ये जो बातें कर रहे हैं कि जो अब कप्तान आएगा वो 3 साल के लिए होगा, अरे भाई कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? देखा किसने? अभी वर्ल्ड कप का डेबिकल हो जाता है तो आप नया कप्तान लाने की बातें कर रहे होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाता है तो। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि नहीं अब कप्तान आएगा तो वो 3 साल के लिए होगा। हर चेयरमैन कहता है ये कप्तान 3 साल के लिए होगा। इंजमामुल हक को आपने कितने साल के लिए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगाया था? 3 साल के लिए। इंजमामुल हक उसके बाद एक साया आया उनके ऊपर और इंजमामुल हक बिल्कुल ही गायब हो गए। तो इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं कह सकते कि कल किसके हवाले से क्या खबर आ जाए और उसके बाद क्या तब्दीली आ जाए। इस वजह से अभी आपने जो कप्तान लगाया है वो कप्तान एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसकी 100% जगह बनती है टीम में। T20 टीम में वो 100% जगह बनाता है। जब वो टीम में जगह बनाने वाला प्लेयर आपका कप्तान है, आपने किसी ऐसे को कप्तान नहीं लगाया। देखिए शान मसूद को आपने कप्तान लगाया टेस्ट टीम का। शान मसूद पे तलवार लटकती रहेगी उनकी परफॉर्मेंस की। शाहीन शाह अफरीदी एक परफॉर्मर है और वो जरूरत है टीम की। अल्लाह ना करे अगर वो अनफिट होते हैं तो फिर एक सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन नसीम भाई मेरा तो मानना ये भी है कि अगर आपने लेट सपोज अगर शाहीन को चेंज भी करना है, बाबर को लेके आते हैं या रिजवान को लेके आते हैं, आपके पास अभी वक्त है, अभी आप चेंज करेंगे और उसको कम से कम 2-3 सीरीजेस दें, कोई चेंज करते हैं या फिर शाहीन को भी दें और उसको वर्ल्ड कप तक लेके जाएं। ये ना हो कि अभी नेक्स्ट सीरीज के लिए जी हम न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी को कर देते हैं और अगर न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी शाहीन रिजल्ट ना दे सके तो जो फिर हम वर्ल्ड कप के लिए कोई और कप्तान करेंगे। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को जो अब बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें यूसुफ भाई भी आ गए, रजाक भाई भी हैं, वहाब भाई भी हैं, आपके असद भी आ गए। मेरे ख्याल है इस थिंक टैंक को देखिए मोहसिन नकवी साहब अब इस थिंक टैंक के ऊपर डिपेंड करके बाकी ये उनके 4 सुतून है। उनकी जो रियासत है उसके 4 सुतून आ गए, बस आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। और क्रिकेटिंग सुतून यही है। इनके अंडर में अब सारे डिपार्टमेंट्स होंगे और सब लोग काम करते हुए दिखाई देंगे। तो इस थिंक टैंक को एटलीस्ट मोहसिन नकवी साहब को ये मशवरा देना चाहिए कि बहुत ज्यादा नहीं तो जून में होने वाले वर्ल्ड कप तक शाहीन शाह अफरीदी को ना छेड़ा जाए। उनको टास्क वर्ल्ड कप तक जरूर दिया जाए। और अगर आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप तक भी अल्लाह ना करे कि परफॉर्मेंस का मेयार या शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनशिप पे आप मुतमईन दिखाई नहीं देते। हम 5 साल में बाबर की कैप्टनशिप पे मुतमईन नहीं हुए कि बाबर को कैप्टनशिप नहीं आती, बाबर को कैप्टनशिप नहीं आती, सब लोग यही बातें करते रहे। आप 5 साल फिर भी, क्योंकि वो परफॉर्मर थे तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी एक परफॉर्मर है। शाहीन शाह अफरीदी को भी अब मेरिट का ख्याल करना होगा। ये नहीं कि आप आमिर डिजर्व करते थे और आप हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर के चक्कर में खिला रहे हैं। ऐसा ना करें, या अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में खिला रहे हैं। ये शाहीन को भी नहीं करना होगा। और मेरे ख्याल है कि शाहिद खान अफरीदी जो है वो बहुत समझदार है और शाहीन को मेरे ख्याल है इसी तरीके के मशवरे वो देंगे कि अगर तुमने दोस्ती यारियां निभाना शुरू कर दी तो शायद तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। देखे ना, हारिस रऊफ अगर डिजर्व नहीं करते, वो मैच में पिट रहे हैं, उसके बावजूद भी आमिर बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं, तो वो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है ना, वो खराब से खराब तर होता चला जाता है। फिर उसके सही होने के इम्कानात नहीं रहते हैं। आपने वर्ल्ड कप के अंदर देखा होगा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को आपने जब बाहर बिठा के रखा, जब वो आए उन्होंने आके परफॉर्म करके दिया और उसके बाद पता चला वसीम जूनियर को नहीं खिला रहे थे। वसीम जूनियर जो है वो सबसे अच्छे बॉलर साबित हुए उसके बाद आने के बाद। तो अब आपको इस मेरिट का ख्याल रखते हैं। देखिए आपकी टीम अब बड़ी बैलेंस दिखाई देगी।
मैं उस्मान के आने पे बहुत खुश हूँ। सर मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। मेरा आखिरी सवाल यही है कि उस्मान खान की मुझे बताइएगा, पहले उनको आप दुबई में खेलते हुए देखते थे, मेरा ख्याल है वहां पे भी कुछ साल उनके बाकी थे, वो दुबई की जानिब से डेब्यू कर जाते, लेकिन अब उनको तरबियती कैंप में बुलाया गया। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि हमारे पास 5वें 6ठे नंबर की स्लॉट में उस्मान खान फिट हो सकते हैं, तो उनको लाना तो बहुत ही खुशाइंद होगा? यार क्यों 5वें 6ठे नंबर पे एज ए ओपनर आप लेकर आए उनको, साइम अय्यूब के साथ ओपन कर रहे हैं, वो सेंचुरियों पे सेंचुरियां बना रहे हैं, उनका सर स्ट्राइक हमारे यहाँ तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओपनिंग घर से लिखवा के लाते हैं। नहीं, आप क्या वो होंगे अब टीम में? मुझे नहीं लग रहा वो होंगे टीम में। अगर आप रिजवान की बात कर रहे हैं तो जो PSL की 11 बनी थी उसमें 12th मैन है वो। और क्या आप ये बहुत कह रहे हैं बड़ा कि पैगाम मोहम्मद है। रिजवान T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होंगे? देखिए, मोहम्मद रिजवान का मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड T20 की हो सकता है टीम में हो, लेकिन मैं अब आपको बताऊं, आपकी फर्स्ट चॉइस उस्मान ने बिला वजह साइन नहीं किया होगा। आज आपको एक बात बताऊं, उस्मान के लिए सारी दुनिया की लीग के रास्ते खुले हुए थे। उस्मान ने भी कुछ ना कुछ तो जरूर इनसे बात की होगी, और अगर उन्होंने बात की है, मैं कहता हूँ रिजवान अगर ये हारे हैं अपने मैचेस तो उस्मान को नीचे करने की वजह से हारे, क्योंकि वो उस्मान से डरे हुए थे। वो उस्मान को कब पहले 3 पे ले आए, फिर 4 पर भी बैटिंग करा दी उन्होंने। जिस आदमी ने ओपनर की हैसियत, एक वन डाउन एक ओपनर, 2 सेंचुरियां बनाई आपके लिए, आप खुद डरे हुए थे उनसे। तो जब डर के खेलोगे तो फिर 12th मैन ही बन जाओगे। बहादुरों का गेम है, जो इमरान खान कहते थे कि ये बहादुरों का गेम है, तो बहादुरों की तरह ही खेलना पड़ेगा आपको। उस्मान बहादुर नजर आया, साइम अय्यूब के साथ उस्मान को ओपन करानी चाहिए। बाबर 3 पे खेलें, 4 पर सलमान अली आगा ने प्रूव किया है। सलमान को लेकर आए, अगर मुझसे टीम पहुंचते जो आपको खिलानी चाहिए। 5 पे आप आजम खान को खिलाएं, किसी को ना खिलाएं। 6 पे आपका इफ्तिखार आ जाता है, 7 8 आपके अहमद वसीम और शादाब आ जाते हैं, और 3 आपके फास्ट बॉलर खेलेंगे। मेरी नजर में आपके ऑलराउंडर दोनों तगड़े हो जाते हैं, आपका टॉप ऑर्डर आपका मजबूत हो जाता है, और मैं इस टीम में रिजवान को नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि रिजवान का आप स्ट्राइक रेट सिर्फ उठा के देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रहा है, ना कि वो ऊपर की जानिब जाते हुए दिखाई दे। और उन्होंने खुद भी इस चीज को एडमिट किया कि वो अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। नसीम भाई, बहुत सारे लोग तो रिजवान को कप्तान देखना चाहते हैं, आप उनको टीम में ही नहीं देख रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो कि बड़ी दी और आखिर में तो उन्होंने धमाके जो है ना वो कर दिए, और धमाका खेज खबर दे दी कि रिजवान जो है उनको वो T20 टीम में नहीं देख रहे हैं। और किसी हद तक नसीम भाई की बात भी ठीक है। ख्वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह फिर जब भी नई खबरें होंगी तो आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।